कॉमन मिस्टेक्स न्यू ई कॉमर्स बिगनर्स मेक। आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स इवन ब्लंडर्स किए। वो ब्लंडर्स जो बाद में पता चलते हैं और आप बेहतर करने की कोशिश करते हो, तब तक बहुत सा टाइम गुजर चुका होता है और बहुत से पैसे ज़ाया हो चुके होते हैं जो आप हिट एंड ट्रायल करके सीख रहे होते हो। तो अगर आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, तो आप एक नॉर्मल वे में, एक स्मूथ वे में अपने बिजनेस को लेके चल रहे होते हो। सो आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपने ब्लंडर्स नहीं करने। स्लोगन ये है कि बिल्ड स्मार्ट, अवॉइड कॉस्टली एरर्स। जो एक्सपेंसिव एरर्स हैं उनको आप अवॉइड करें। जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, प्रोडक्ट उठाई और बेचना शुरू कर दिया, कोई प्लान नहीं, ब्लाइंडली बिजनेस स्टार्ट। तो उसमें नो क्लियर गोल और बजट। अगर आपके पास बजट, टाइम फ्रेम और आपके गोल नहीं है कि आपने मकसद क्या है बिजनेस का, आपकी प्लानिंग वीक। चूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट। आप सोचो आपने एक प्रोडक्ट उठाई, उसकी इन्वेंट्री ली, या अगर चलो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने उसका प्रोडक्ट को चूज़ किया, उसका कंटेंट एडिटिंग, उसको शूट कराया और एआई कंटेंट बनाया, एआई टूल्स की कॉस्ट आई, वेबसाइट बनाई उसकी कॉस्ट आई, कंपनी रजिस्टर कराई, कंपनी फॉर्मेशन की उसकी कॉस्ट आई। तो और आपने ब्रांड डोमेन का नेम भी आपने सपोज प्रोडक्ट रेलिवेंट या नीश रेलिवेंट कर लिया, तो ये आपको कॉस्ट करेगा। तो ये चीज़ें सब उसके अकॉर्डिंग प्लान होती है जो आप प्रोडक्ट या नीश फाइनल करते हैं। और दूसरा, ऐसी प्रोडक्ट जो सेचुरेटेड हो और जिसकी डिमांड ही ना हो मार्केट में, मतलब हर बंदा ही बेच रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स उस प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं और फिर भी उसकी डिमांड भी कम है, मार्केट में सेचुरेशन है। सपोज अब अगर हम बात करें केएफसी की, तो वो केएफसी कॉस्ट इफेक्टिव बर्गर बेचता है, ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऑन दी अदर हैंड बना के शुरू करते हैं छोटा मिनी रेस्टोरेंट, उनके बजट्स थोड़े होते हैं, तो वो उनको, चूँकि वो स्टॉक उठाते ही थोड़ा थोड़ा है तो उनको महंगा पड़ता है, तो वो फिर आगे प्रॉफिट निकालने के लिए उनको कस्टमर को महंगा बेचना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वो ऐसी प्रोडक्ट में चले गए जो मार्केट में बड़े जाइंट्स सस्ती और क्वालिटी में ला के बेच पा रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने ये देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो नॉन सेचुरेटेड है, तो वेरी नाइस, कम बजट में आप ज़्यादा प्रॉफिट्स और ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, आपका स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। लो प्रॉफिट मार्जिन, आपको वो प्रोडक्ट उठानी है जिसके अच्छे मार्जिन हैं, जो हाई प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर खेला। एटलीस्ट आइडियल तो हुआ कि जिसमें मिनिमम भी जो है ना 50% नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए सारे कॉस्टिंग निकालने के बाद। इमोशनल प्रोडक्ट सिलेक्शन, लाइक अपने इमोशन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी कि भाई मुझे ये पसंद है, आपने थोड़ी ख़रीदनी है, ख़रीदने वाला तो बायर है, कंज्यूमर है। आपकी प्लानिंग सारी बायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने उससे बेनिफिट लेना है। आपने तो उसको सेल करना है, तो आपने अपने इमोशंस। और दूसरा बड़ा मसला होता है कि बंदा फैमिली मेम्बर से मशवरा लेता है। फैमिली वाले जो हैं वो आपके लिए, आपके साथ खुलूस के साथ अटैच ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका वो बाइंग इंटेंट नहीं होता, बाइंग एक्सपीरियंस नहीं होता। वो आपको हमेशा अप्रिशिएट ही करेंगे, वो क्रिटिक नहीं करेंगे जहाँ पे आपको क्रिटिक करना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ब्लेसिंग है जिससे आपको फ़ायदा होता है, आप मिस्टेक करने से बच जाते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द ओपिनियन ज़रूर लें, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन लें। उन्हें कहें कि यार इमोशन बेस्ड या मुझे अप्रिशिएशन ना सिर्फ करिए, जो प्रोडक्ट को देख के बताओ कि क्या इससे बिजनेस ग्रोथ होगी, क्या इसका कंज्यूमर होगा, कितना कंज्यूमर होगा, क्या वो बाइंग करने से पहले डिसीजन लेगा, क्या ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं। कुछ क्वेश्चंस उसको पूछा जाए, बजाय कि वो सिर्फ एक यार नाइस, आप हमारे बच्चे ने जी बिज़नेस शुरू किया है, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट, और बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। तो इस तरह का जो है ना, ये आपको कॉस्ट महंगी पड़ती है बाद में। आपने डाटे के ऊपर जाना है, फीलिंग्स पे नहीं डिसीजन मेकिंग करनी। देखना है कि मार्केट में कितना कंपेटिटर है, कितना कंज्यूमर है, कितनी बड़ी मार्केट है, फिर क्या
कॉमनली वो प्रोडक्ट आपके मार्ट्स में, स्टोर्स पे इर्द-गिर्द फिज़िकली भी अवेलेबल तो नहीं है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले पूछेगा यार ये अगर तो ये 2000 की बेच रहा है तो भाई मुझे तो 500 रुपये की स्टोर से मिल जाएगी। तो हमने तो महंगी बेचनी होती है क्योंकि हमने एडवर्टाइजिंग के बजट्स निकालने हैं, हमने ओवरहेड्स निकालने हैं, हमें अगर प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है तो वी कैन नॉट स्केल फास्ट। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ राइट वे। नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट्स। अनरियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशंस अपने ज़हन में रखते हैं ना, जब $5000 लगाया है तो मुझे नेक्स्ट मंथ $10,000 हो जाएगा। नहीं, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। दिस इज़ अ लेजिट बिजनेस, अ रियल बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड है। एलेक्स हॉर्मोज़ी कहता है कि ई कॉमर्स की ग्रोथ ऐसे होती है स्टेप्स के अंदर। पहले आप ना अपने चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपके जैसे वो सॉल्व होते हैं थोड़ी सी ग्रोथ होती है आपकी। लेट्स से $10,000 पे गई आपकी सेल्स। फिर आपको कुछ अनोखे चैलेंजेस आएंगे। आप लेट्स से प्रोडक्ट के सप्लायर को देख रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, नहीं समझ आई, फिर आप 3PL सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फिर ये चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे वो सॉल्व हुए फिर आपकी ग्रोथ एकदम $10,000 से $50,000 पे गई। फिर इसी तरह उस वक्त के चैलेंजेस और होंगे, वो आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर एकदम वो सॉल्व हुए तो आपकी $50,000 से सेल उठ के $1,00,000 पे चली गई। तो इस तरह स्टेप्स के अंदर जैसे ऐसे कोई ग्रोथ नहीं है कि सीधा ही डायरेक्ट ग्रोथ होने लग जाए, स्टेप्स में जाती है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, आपके उस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, नेक्स्ट ग्रो, प्रॉब्लम सॉल्व, नेक्स्ट ग्रो। लेट्स से जी आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप $5,00,000 मंथली सेल कर रहे हैं। अब आपको फिजिकल मार्केट्स में भी आना है, आप आउटलेट्स पे आना चाहते हैं और मॉल्स और रिटेल्स में आना चाहते हैं, आप साथ में अमेजोन पे भी रखना चाहते हैं, आप फिजिकल आउटलेट्स पे भी। तो वो आपका लेवल है जी $5,00,000 से ऊपर आने का। वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते गए तो जैसे ही सॉर्ट हुई तो यकदम आपकी सेल पुश होती है। ये अनरियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, रियलिस्टिक रखनी है। नो पेशेंस फॉर टेस्टिंग। आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर टेस्टिंग के अंदर हौसला नहीं रखेंगे तो बिजनेस में जी पैसा वेस्ट हो रहा है, डेड हो गया। बहुत से मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स हैं जो पहले सोच के आते हैं, माइंड बना होता है कि यार मसला ही नहीं है, पैसे लगाते हैं, कोई नहीं, अगर कामयाब हो गया ठीक है, मैंने इतना बजट साइड पे रखा था टेस्टिंग के लिए। लेकिन वो थोड़ा सा बजट स्पेंड होता है तो उनके होश उड़ने लग जाते हैं। तो भाई फिर आपको अगर हौसला नहीं है तो आपके लिए ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है। क्विटिंग टू अर्ली। अगर आप सपोज करें सारी मेहनत करके सेटअप किया ही है, अभी स्पेंडिंग का टाइम आया है, आपने 40-50% स्पेंड किया और आप हिम्मत हार के छोड़ गए। आपने वो ट्वीक्स नहीं देखने की कोशिश की, क्या लैंडिंग पेज में मसला है, क्या ब्रांडिंग में, क्या पोजीशनिंग में, क्या कोई ऑफर में, क्या क्रिएटिव में, क्या मार्केटिंग एंगल ही आपका वीक है कि लोग हुक नहीं हो रहे। अर्ली क्विट करने का कोई मकसद नहीं है। ई कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ शॉर्टकट। नेक्स्ट, स्पेंडिंग टू मच ऑन एड्स अर्ली। इसका मतलब ये है कि आपने अभी लैंडिंग पेजेस ही नहीं सही बनाए और आप टक आए और रैंडम एड चला दी। अब रैंडम एड्स का तो दौर नहीं है। आप स्केलिंग शुरू कर देते हैं बिफोर वैलिडेशन के यार अभी टाइम है स्केलिंग का कि नहीं। आपकी सपोज आपने अग्रेसिव एड स्पेंड कर दिया और आपका सप्लायर का मसला सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंट हमने एक होम डेकोर का बिज़नेस लॉन्च किया और उसमें क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे तो पड़ी थी, लेकिन अली एक्सप्रेस से आते हुए चाइना से उठ के जब उसने प्रोडक्ट ने आना है यूएस के अंदर तो उसने 5 से 10 दिन लेने हैं। अमेज़ॉन क्या करता है 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम शिपिंग कर देता है क्योंकि अमेज़ॉन की शिपिंग फास्ट है और उसका स्टॉक भी वहाँ पे यूएस में पड़ा था। तो दैट वाज अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। हम शॉपिफाई पे सेल कर रहे थे ऐड चला के, और जो ऑर्डर आते थे तो हम अमेज़ॉन से उस सेलर कस्टमर का डाटा देते थे और वो शिप कर देता था अमेज़ॉन का सेलर। लेकिन कुछ दिनों बाद अमेज़ॉन के सेलर ने प्राइस डबल कर दी, यानी अगर $20 की प्रोडक्ट है तो उसने अराउंड $35 के अराउंड प्राइस कर दी। अब जब प्राइस डबल होगी हमारे मार्जिन ड्रॉप हो गए। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उससे तो हम परचेजिंग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो एक सेलर है और वो सप्लायर नहीं है, वो खुद रिटेलर है। तो फिर उसके बाद हमने सॉर्ट करने की कोशिश की और वो फिर जब प्रॉब्लम सॉर्ट हुई देन वी पुश द मनी इनटू द एड्स के ताकि हम स्केल करें। इंक्रीजिंग बजट विदाउट प्रॉफिट, ये भी ब्लंडर है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपके नंबर्स कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं तो आपको ये भी चैलेंज है। आप देखें कि बंडल कैसे बना सकते हैं, एओवी कैसे बेहतर कर सकते हैं, एलटीवी कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप न्यू एक्विजिशन को प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं। अमूमन जैसे सप्लीमेंट वाले ब्रांड्स हैं वो अब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो प्रॉफिटेबल होते ही नहीं क्योंकि बहुत लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गमीज़ की बात करते हैं। अब आपकी वो प्रोडक्ट ही इतनी सस्ती है कि जब आप बेचते हैं फेसबुक की कॉस्ट एड्स की ज़्यादा आती है तो आप पहले ऑर्डर पे प्रॉफिटेबल नहीं होते। अगर आपका बिज़नेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है कि यानी कि वो उसने एक दफ़ा बाय किया और वो अगले मंथ फिर वो उसकी गमीज़ ख़त्म होगी तो वो सब्सक्रिप्शन उसने लिया, अब हर मंथ उसको शिप कर रहे हैं, तो जाके आप 6 मंथ्स रेगुलर
सब्सक्रिप्शन साइन अप होने के बाद जब आपने की 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपने आपके कस्टमर ने ली है, देन अब 6 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉफिटेबल होते हैं। यानी कि एड एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर न्यू लाने की कॉस्ट आपने मेटा को पे की और 6 मंथ्स आपने उससे सेल उठाई, हर मंथ मंथ। तो इस तरह आप प्रॉफिटेबल होते हैं। ये गमीज़ बिजनेसेस हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ये उसमें हैं। बट यूजुअली हर बिज़नेस सब्सक्रिप्शन वाला नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये माइक है, ये मुझे हर महीने नहीं ख़रीदना। कोई टॉयज़ हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए कार ख़रीदनी है, तो वो हर मंथ नहीं ख़रीदनी, अगले मंथ मुझे और कोई कार चाहिए या और कोई टॉयज़ चाहिए, बच्चा बोर हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल्स वेरी करते हैं। तो आपको पहले देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन की स्पेस कहाँ पे है और क्या बन रही है प्रॉपर। और टेस्टिंग का स्ट्रक्चर पूरा बनाना कि बहुत से मिस कर जाते हैं कि यार टेस्टिंग कैसे करनी है, ये एंगल्स बनाने हैं, ये प्रोडक्ट है, ये लैंडिंग पेजेस है, ये ऑफर है, ये मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर है या एआई इन्फ्लुएंसर है, ये मैंने क्या यूज़ करना। तो भाई इसका रूल बनाओ, टेस्ट स्मॉल और स्केल स्मार्ट, नेक्स्ट इग्नोरिंग ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट। आप जनरल स्टोर बनाएंगे तो भाई वो भी आपके किसी काम का नहीं है। मैंने पहले ही बार बार बताया कि अब रॉ स्टोर, रफ़ स्टोर आप ऐड चला दें, रफ़ स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आए लेकिन वो ट्रैफिक बाउंस हो जाएगी, क्योंकि इतने अमेजिंग हाई कन्वर्टिंग फास्ट लोडिंग स्टोर्स बन रहे हैं। स्टोर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर फास्ट लोडिंग और उसमें सारी ये चीज़ें नहीं पूरी, कॉपी राइटिंग अच्छी नहीं है, डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, एंगल्स अच्छे नहीं, इमेजेस अच्छी नहीं है, गिफ्ट्स अच्छी नहीं है, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो कंज्यूमर को कन्विंस नहीं कर रहा वो नहीं है, तो आप मिस करेंगे अपनी कन्वर्जन। नो रिव्यूज़ और सोशल प्रूफ। वाओ, सोशल प्रूफ इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। अगर आप कस्टमर आया, आपकी वेबसाइट पे उतरा, सेम प्रोडक्ट प्राइस भी उतनी, कंपेटिटर की वेबसाइट पे उतरा, सेम प्रोडक्ट प्राइस भी उतनी, लेकिन कंपेटिटर के पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, तो कस्टमर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपने भी जब कभी अमेज़ोन से शॉपिंग करने का इत्तेफाक हुआ हो, या अगर दुबई में नून पे जाके इत्तेफाक हुआ हो, या पाकिस्तान में दराज में बाइंग की हो, सो आप कंपेयर करते हैं कि यार ये रिव्यूज़ कितने किसके ज़्यादा हैं, किसके अच्छे हैं, ठीक है। तो सेलर भी बहुत सारे लोग VVRO कराते हैं। अगर आपको VVRO का पता है तो VVRO इज़ लाइक आप पैसे देते हैं और फेक रिव्यूज़ लेते हैं, तो वो मतलब इट्स नॉट एथिकल प्रैक्टिस, बट जो स्मार्ट सेलर्स हैं वो दे डू दैट। पीपल बाय फ्रॉम ब्रांड दे ट्रस्ट। रिव्यूज़ एक सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। आप इमेज बेस्ड रिव्यूज़, वीडियो बेस्ड रिव्यूज़ और टेक्स्ट बेस्ड रिव्यूज़ तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, विद 5 स्टार ज़्यादा होने चाहिए, और 1 स्टार भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो उससे रियल लगता है कि भाई चलो किसी 1000 में से अगर 10 20 30 रिव्यूज़ नेगेटिव भी हैं तो इसका मतलब है रियलिस्टिक है, इतना होता है। तो ये एक अच्छा इमेज डालता है कि यार ये सच्चे रिव्यूज़ हैं। मतलब अगर आप फेक डालने में, अमूमन आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर सकते हैं, अमेज़ोन से भी रिव्यूज़ इंपोर्ट हो जाते हैं, और अगर आप मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई के भी, कंपेटिटर्स के भी रिव्यूज़ इंपोर्ट होने के भी वेज़ हैं। कुछ ऐसी ऐप्स हैं ताकि आप कंपेटिटर्स के रिव्यूज़, ताकि आप अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें अपने स्टोर के ऊपर। नेक्स्ट, नो ट्रैकिंग नंबर्स, नो एक्सपेंस ट्रैकिंग, इग्नोरिंग की मैट्रिक्स और कंफ्यूजिंग रेवेन्यू विद प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। बिगनर ये समझता है कि शायद जो मुझे सेल आ रही है वो प्रॉफिट है। हम भी जब अपने इन्वेस्टर्स के या क्लाइंट्स के या अपने ब्रांड्स के कभी रिजल्ट्स, स्क्रीनशॉट्स या कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, तो वो ये समझते हैं शायद ये जो $50,000 की सेल है ये मेरे बैंक में आएगी सारी। नहीं भाई, वो सप्लायर्स को जाएगी, एम्प्लॉयज़ को जाएगी, टूल्स की कॉस्टिंग होगी, अगर कोई एजेंसी है तो एजेंसी को जाएगी, कोई ना कोई हायरिंग हुई होती है उनको जाते हैं ओवरहेड्स। प्रॉफिट तो बचता है किसी का, कोई $50,000 की सेल पे किसी का $5,000, किसी का $10,000, किसी का $15,000, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट और बिज़नेस की सिचुएशन। कोई क्या वो ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है, तो वो किस तरह प्रॉफिट्स बना रहे हैं, ये वेरी करता है नंबर्स। तो आपको अपने नंबर्स की प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए कि एक्सपेंस कितने हैं और की मैट्रिक्स क्या है आपके एक्सपेंस की ट्रैकिंग, यानी कि ताकि वो आप कल को जब टैक्सेशन करनी है, आप अपने लॉयर को जब जिसने फाइलिंग करनी है, टैक्स फाइलिंग आपके बिज़नेस की, तो उसको जब आप डाटा देंगे तो वो फिर प्रॉपर उसे कंसोलिडेट करके एक सबमिट करता है फाइल्स, ताकि वो बैंक को भी एक्सेप्टेबल हो मुस्तकबिल में, और कल को शॉपिफाई स्टोर मांगता है वो डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आप भी दे सकते हो उसे कि यार ये मेरे एक्सपेंसेस हैं और ये लेजिट हैं और ये रियल हैं और ऐसे ऐसे हुए हैं। वीक प्रोडक्ट पेजेस मींस आपकी कॉपी राइटिंग वीक है, क्लियर बेनिफिट्स वहाँ पे मेंशन नहीं है, लो क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस यूज़ किए हैं आपने। तो योर प्रोडक्ट इज़ लाइक अ सेल्स पर्सन। आपका दुकान है, एक कस्टमर गुजरा था मार्केट से और आपकी मार्केट में शॉप है, आपके ऐड ने उसको खींच के अंदर ले आया। ऐड का काम है बाहर से बंदे को लेके आपकी शॉप पे आना।
जब वो बंदा अंदर आ गया तो आगे सेल्समैन उसे अटेंड नहीं करता, और अगर अच्छे से नहीं करता, उसको बंदा खाना खा रहा है सपोज़ करें, ठीक है, तो बायर जो है वहाँ से वापस हो जाएगा। तो मार्केटिंग के पैसे आपके लग गए क्योंकि बंदा आप लेके अंदर आए थे, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुई क्योंकि आपके सेल्समैन ने प्रॉपर बिहेव नहीं किया जो एक सेल्समैन वाला होना चाहिए। तो जो आपका लैंडिंग पेज है वो एज ए सेल्समैन वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप प्रॉपर कॉपीराइटिंग, क्लियर बेनिफिट्स नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो इमेजेस और वीडियोस आप हाई क्वालिटी नहीं यूज़ कर रहे, तो यू विल मिस द सेल्स भाई। आपका बिजनेस अगर सिर्फ पेड एड्स पे रिलाई कर रहा है तो आप स्केल नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। एज ए ड्रॉप शिपिंग, येस, आपका स्टार्ट पेड एड से ही होता है क्योंकि आप फास्ट टेस्टिंग करना चाह रहे होते हैं कि प्रोडक्ट आए, कंटेंट थोड़ा सा बनाया या उठाया या जैसे भी आप कितने स्मार्ट हैं, तो उसको आपने फ़ौरन से टेस्ट किया वाया एड्स। लेकिन अगर आप स्केलिंग, विनिंग हो गए, विनिंग प्रोडक्ट निकल आई, तो आपको स्केल करना है। क्या करते हैं जब स्केलिंग आती है? कोई ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर नहीं करते, रीटारगेटिंग प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनिक या कोई बैकअप चैनल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऐड अकाउंट आपका, आप उस पर स्केल कर रहे थे और वो बैन हुआ एंड आपकी सेल्स स्टॉप्ड, आपके ओवरहेड्स आपके सर पे। मतलब ओमनी चैनल जाना है, मेटा, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, जहाँ जहाँ आप प्रेजेंस रख सकते हैं, यू हैव टू गो इट ओवर देयर। ईमेल मार्केटिंग, रीटारगेटिंग, ऑर्गेनिक और बैकअप ग्रोथ, हर जगह पे आपको ये चाहिए, क्योंकि एक अकाउंट पे रहेंगे, वो अकाउंट बैन हुआ तो आपकी सेल्स स्टक। इवन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फिर मार्केट प्लेसेस पे भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने ही ब्रांड को, जब अपने स्टोर को ब्रांडेड शेप देना शुरू करते हैं, वो फिर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं ईबे पे, एटसी पे, अमेज़ॉन पे, जो अगर दुबई में है तो उधर नून पे। फिर वो मार्केट एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं कि अगर सिर्फ यूएसए की मार्केट प्लेसेस पे था, फिर यूके की मार्केट प्लेसेस में, फिर दुबई की प्लेसेस में, फिर जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह भी वो मार्केट प्लेसेस पे। शॉपिफाई स्टोर तो आपका सीधा सीधा आप वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, वो तो इशू नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आप और चैनल्स, ताकि आपकी इन्वेंट्री, अगर आप सपोज करो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कर गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्केल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो गई है, तो आप कंटेनर्स उठा रहे होते हैं, आप अच्छी बाइंग कर रहे होते हैं, आप बड़े लेवल पे स्केल कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स तो आपको वो प्रोडक्ट या स्टॉक को होल्ड करना, आपकी एक भी दिन सेल रुके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको फिर मल्टी चैनल्स एक्टिव करने हैं, एडवर्टाइजिंग के भी, ऑर्गेनिक कंटेंट के भी, फिर मार्केट प्लेसेस भी, फिर आपको एडवर्टाइज। ये है स्केलिंग टाइम। वरना ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्टोर हैं, आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट चाहिए, आप 40-50 हज़ार डॉलर पे हैं, तो यू कैन सस्टेन विद ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, आप सप्लायर से लें, शिप करें, ऑर्डर आए सप्लायर से लें, शिप करें, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे जाएं। आप $1 लाख तक भी, ऐसे ऐसे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी हैं जो मिलियंस में भी स्केल कर रहे हैं उन्होंने ड्रॉप शिपिंग मॉडल। प्रोडक्ट आई टेस्ट की स्केल किया, आई टेस्ट की स्केल किया, आई टेस्ट की स्केल किया या किल किया, ये मॉडल भी चलता है। पुअर कस्टमर सपोर्ट रखना। सपोज कस्टमर आया, अब उनको क्यूरीज तो आएंगी, उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसको कोई कंप्लेंट है, वो रीफ़ंड करना चाह रहा है या रिटर्न चाह रहा है, तो कैशबैक्स आते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम से रिप्लाई नहीं करते कस्टमर को। अगर आपने पेपॉल अटैच किया हुआ है पेमेंट गेटवे का, आपके उसने पेपॉल से पेमेंट की थी आपको, तो पेपॉल तो फ़ौरन रिफ़ंड कर देता है कस्टमर को, अगर आप उसको प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर टाइमली रिप्लाई दें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें। उसकी प्रोडक्ट ख़राब है तो उसको या दूसरी प्रोडक्ट शिप करें, प्रोडक्ट गिफ्ट करें या वापस मंगवाएं, रिफ़ंड कैसे लेना है, ये आपकी पॉलिसीज़ प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए। ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं। तो बुरी सपोर्ट है अगर, तो इट विल डिस्ट्रॉय योर ब्रांड वैल्यू एंड ब्रांड वर्थ। वो ऐसा एसेट ही नहीं बन सकेगा कल को जो आपने फ्लिपेबल एसेट बनाना है एम्पायर फ्लिपा पे या फ्लिपा पे। अगर कोई प्रोडक्ट लूजिंग निकल आई है तो भाई उसको बंद करना है, उसको ख़त्म करना है। आप इमोशनली अटैच हो, यार इतनी मेहनत की, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इसी को से पैसे निकालने हैं, तो भाई वो नहीं निकलते। जब नहीं निकल रहे तो फिर क्यों ज़बरदस्ती उस चीज़ से निकालने हैं? अगर टेस्ट किया नहीं, विनर निकली, तो बंद करो उसको, अगली प्रोडक्ट टेस्ट करो। इमोशनल अटैचमेंट आपकी नहीं चाहिए। चेजिंग लॉसेस, मतलब आप लॉस कर रहे हैं और उसको बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। इग्नोरिंग डाटा, आप डाटे को स्टडी करें कि क्या क्लिक्स आ रहे हैं, कितना कन्वर्जन्स आ रही है, क्या रिपीट बायर है नहीं है, परचेजिंग कितने में पड़ी है, सेल्स कितने में आ रही है, एक्विजिशन कॉस्ट क्या बढ़ी है। सो आपको पता होना चाहिए कि कब आपने स्टॉप करना है। नो लीगल और टैक्स अवेयरनेस, नो कंपनी स्ट्रक्चर, इग्नोरिंग टैक्सेस, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, और इसकी प्रॉब्लम यह है कि भाई इश्यूज अपीयर लेटर एंड कॉस्ट मोर। ये वो मसले हैं जो बाद में जब आते हैं तो उस वक्त तक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे आपने कंपनी सही तरह नहीं बनाई, कंपनी का स्ट्रक्चर सही नहीं था, आपने टैक्सेस को इग्नोर किया कि भाई यूके यूएसए में आप बिज़नेस कर रहे हो, वो टैक्स के बगैर आपको इजाज़त नहीं देते बिज़नेस करने का। स्पेसिफिकली एक टाइम फ्रेम है, एक लिमिट है, वैट तब लगता है। अगर वो लिमिट ब्रीच हो गई है, आपकी वो लिमिट से ऊपर चली गई आपकी सेल्स, आपका रेवेन्यू,
तो भाई आपको टैक्स पे करना है। अगर छोटा स्टार्टअप है, मतलब अराउंड 80 से 90 हज़ार पाउंड की सेल, एनुअल सेल के ऊपर आपको वैट फ्री है, उससे नीचे नीचे। उससे ऊपर सेल चलेगी तो भाई वैट रजिस्टर करा लें, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कोई टैक्स नहीं पड़ता। और अपने सारे एक्सपेंसेस, सेल्स, पूरी रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का, सेल्स का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, तो कल को ये आपको कॉस्ट बहुत हैवीली पे करनी पड़ेगी इसकी। भाई इतने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हर एक की डिफरेंट एक स्ट्रेटजी है, डिफरेंट अप्रोच है, तो अगर आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे तो भाई आप लॉस बियर करेंगे। कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी करते हैं, जो बहुत से फेलियर होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई उठाया और कॉपी पेस्ट किया। आप जब आप लर्न करते हैं तो फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद अपने डिसीजंस बेहतर करते हैं। आपका डिसीजन में इशू आ रहा है तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से कंसल्ट करते हैं कि यार ये मेरा प्लान है, व्हाट यू सजेस्ट, इसमें कोई इनपुट देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, ये मेरे रेडी किया। अपनी एफर्ट तो आपने करनी है। तो जब आप पहले प्रिपेयर नहीं करेंगे चीज़ों को, प्रोडक्ट के ऊपर, डाटे के ऊपर, कंपेटिटर्स के ऊपर, तो कौन इसका ज़िम्मेदार? कोई भी नहीं होगा। बहुत सारे कोर्सेज़ तो कर लिए लेकिन एक्सिक्यूशंस नहीं हो रही। ये ज़्यादातर लोगों का ये भी इशू है कि भाई सीख ही जाना लेकिन एग्जीक्यूट ना करना। ये थोड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। आपको क्या सीखना है? प्रिंसिपल्स को सीखना है। आपने 100% ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करनी हर चीज़ कि भाई ये इसने अपने कोर्स में ये नीश दिखाई थी, ये प्रोडक्ट दिखाई थी, उसको ब्लाइंडली कॉपी कर लिया। नहीं भाई, आप अपने प्रिंसिपल्स को सीखें, पूरे सिस्टम को सीखें, मॉडल को सीखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। बिगेस्ट मिस्टेक, trying to run a $5 million mindset with a $500 budget or a $500 hustle with a $5 million expectations। तो जो $5 million का बिजनेस है या उस लेवल का जो माइंडसेट है उसके ऑनर का, वो आपका $500 के साथ नहीं हो सकता। आपका स्टार्टअप है और उसका एक ग्रोइंग ब्रांड है। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर बोथ लाइक दिस। आपको उस तरह चलना है अपने रिसोर्सेज में, अपने बजट में, और उसके अराउंड आपने देखना है कि प्रोडक्ट कैसी, मार्केटिंग एंगल कैसा। $5 मिलियन वाला जो बिज़नेस है वो तो भाई मट्टी भी लाएगा तो उसका सोना बन के बिकेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रांड वर्थ इतना है, उसका कंज्यूमर इतना है, उसका कस्टमर इतना है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही अगर ईमेल मार्केटिंग करता है और ईमेल्स फेंकता है तो वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो ईमेल्स में ही उसकी सेल्स आ जाती हैं। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे। तो $5 मिलियन वाले ने कितनी ब्रांडिंग की होगी, कितना एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्टमेंट की होगी, साथ साथ कमाते कमाते वो री इन्वेस्ट करते गए होंगे। तो आपको अपनी स्टेज को देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को बिल्ड करते जाना है आगे से आगे। लेट्स से जी आपकी ये 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। आपने मास्टर करना है अपने रेवेन्यू स्टेज को कि द पाथ टू $10 मिलियन। ज़ीरो से शुरू किया है तो ज़ीरो से 10K तक क्या क्या करना है, ज़ीरो से 50K तक क्या करना है, 50K से 100K क्या करना है। आपको फाउंडेशन बनानी है ज़ीरो से 100 की रेंज के अंदर, जिसमें आ जाता है जी आपको अपने फ़नल को ऑप्टिमाइज़ करना है। आपने ये देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट एंगल कौन सा है, ये आपने एक्सप्लोर करना है, आपने ये निकालना है, टेस्टिंग करके निकालना है या जिस तरह भी निकालें आपको प्रोडक्ट एंगल। प्रोडक्ट तो ऑब्वियस है, वो तो आप सबसे पहले स्टार्ट में वो 0 से 10K पे ही निकाल लेंगे, लेकिन 0 से 100K की जो फाउंडेशन है वो क्या है। उसके बाद टेस्ट करना है फेसबुक ऐड क्रिएटिव्स एग्रेसिवली। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है यहाँ से यहाँ तक इस फेज़ में जाने के लिए। और रिड्यूस करना प्रोडक्ट एंड फुलफिलमेंट कॉस्ट। इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आते हैं। जब आप हिम्मत करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रिड्यूस होती है, सप्लायर्स अच्छे मिलते हैं, फुलफिलमेंट की ऐसी 3PL सॉल्यूशंस मिलते हैं कि ऐसे लेबल सेलर्स भी हैं, ऐसे लेबल्स बनाने के सॉल्यूशन में जो शिपिंग लेबल बनते हैं उनके सॉल्यूशन में कि वो उसकी भी कॉस्ट ड्रॉप होती है। बट वी नीड टू फाइंड आउट, वो हज़लर ही ये चीज़ें निकाल सकता है। डम्ब और बोरिंग पर्सन जो हिम्मत नहीं करता वो नहीं निकाल सकता भाई। फिर आपका फेज़ है 100K से 1 मिलियन का, तो उसमें क्या करना है आपने? आपने रिफ़ाइन करना है द फंडामेंटल्स, वो ये है, ठीक है। इनको तो रिफ़ाइन करते ही रहना है। साथ ही आपने इंट्रोड्यूस करनी है ईमेल मार्केटिंग फॉर रिटेंशन, कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आप उनको रिपीट करें, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, उनके डाटे के ऊपर ईमेल मार्केटिंग करें। फिर टेस्ट करें सेकेंडरी एंगल्स एंड ऑडियंसेस। यहाँ पे आपने एक एंगल निकाला था, मार्केटिंग एंगल, अब आपको दूसरा एंगल भी इंट्रोड्यूस करना है जिसको आप स्केल करेंगे, ठीक है। बिल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अपसेल ऑफर्स। बंदा आपकी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट खरीदने आया, किस तरह वो 2-3 खरीदे, दैट इज़ कॉल्ड AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ योर कार्ट, वो बास्केट वैल्यू कि वो ज़्यादा ख़रीदने लग जाए, ठीक है। आपको ये ऑफर्स बिल्ड करनी है ऐसी कि वो अपसेल हो, ठीक है। लेट्स से उसने एक से कन्वर्ट हो गया, वो आपके स्टोर से जाते जाते वो दूसरी प्रोडक्ट भी बास्केट में चलो ऐड करता जाए, ठीक है जी। फिर 1 मिलियन से
आप मूव कर रहे हैं 10 मिलियन की जर्नी को। इधर आपने जेन्युइन कंपनी बिल्ड करनी है, आपने असाइन करना है डेडिकेटेड ओनर्स टू ईच ग्रोथ चैनल। यहाँ पे आपकी टीम का रोल है, आपको एक जेन्युइन टीम बिल्ड करनी है। आप यहाँ तक आप टीम के बगैर चल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई 25-30 एम्प्लॉयज़ रख लें। यहाँ पे आप 5-10 एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। इट्स अ गुड एक 1 मिलियन से 10 मिलियन तक जाने तक आप अकेले नहीं कर सकते। यहाँ तक आप कर सकते हैं 100K तक आप सपोर्ट ले सकते हैं थर्ड पार्टी, रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स या कोई एजेंसीज़ के थ्रू। लेकिन यहाँ आपको डेडिकेटेड ओनर्स चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ने आपको, उनके सब के क्लियर OKRs फॉर एवरी फंक्शन। यानी कि अगर CFO क्या करेगा, CMO क्या करेगा, CTO क्या करेगा, फिर उनके नीचे मैनेजर्स क्या करेंगे, फिर नीचे टीम क्या होगी, किस किस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किस तरीके से आप उनको साथ लेके आते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट का, माल का, स्टॉक का आना और जाना, कस्टमर तक पहुंचना और मैस एबिलिटी के अंदर जाना, अपनी प्रोडक्शन करना या कंज्यूमर या सप्लायर से बना के अपने वेयर हाउस लाना और वो बेचना। ये जो भी आपने प्लानिंग करनी है, यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर, उसको ट्रैक करना है प्रॉपर। इम्प्लीमेंट रियल फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। उस वक्त आपका टाइम होता है कि आपको एग्जैक्ट फोरकास्टिंग के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंटेंट फाइनेंस का रिक्वायर्ड है। जैसे टू मैनी फाउंडर्स रन अ 50K बिजनेस यूजिंग $5 million लेवल सिस्टम्स वाइल अदर्स ट्राई टू मैनेज अ $5 million ऑपरेशंस विद 50K हज़र। कितने लोग हैं जो $5 million का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते अपने ऑपरेशंस पे, अपने सिस्टम पे, ठीक है। लेकिन बहुत से इंटेलिजेंट ऐसे भी लोग हैं जो $50,000 का जो है बिज़नेस है उनका, लेकिन वो एटलीस्ट अपने सिस्टमेटिकली इतने बेहतर करते हैं कि वो अगर वो पुश करें हार्ड स्केलिंग के ऊपर तो वो स्केल कर सकते हैं अपने $5 million के सिस्टम्स को। अंडरस्टैंड योर करंट स्टेज एंड ऑपरेट अकॉर्डिंगली। आपको अपनी स्टेज को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना है।